रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 19 माहिर के घर। इस वक्त सुबह के 7 बज चुके थे। करीब 1 घंटे से अदा सिर्फ बाथरूम में ही थी। वो बाहर ही नहीं आ रही थी। शायद उसे शर्म आ रही थी या फिर शायद वो माहिर से नजर ही नहीं मिलना चाहती थी। उसे कॉलेज जाना था पर क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत हिम्मत करके रेडी होकर कमरे में आए तो देखा माहिर कमरे में ही था। वो इधर से इधर घूमते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहा था। शायद उसे पता नहीं था कि अदा बाहर आ चुकी है। वो अब भी किसी पर चिल्ला रहा था, मैं कुछ नहीं जानता, पलक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर पलक को कुछ हुआ तो जो भी सौदा हम दोनों के बीच हुआ है भाड़ में जाए। कानून के हवाले नहीं करूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा। आई डोंट केयर। मेरी बीवी मेरे नसीब में आई है, तुमने उसे मुझे नहीं दिया। एक बात ध्यान रखना, अगर पलक कोई खरोच भी आए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसने ये कहकर फोन रख दिया। फोन रखकर वो जैसे ही पलटा नजर अदा पर चली गई, जो खामोश सी खड़ी उसे देख रही थी। माहिर को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। अक्सर वो अदा को ऐसे ही देखा करता था, तो अगर वो देख रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसके पास से होकर जाने को हुआ कि अदा ने कहा, जब आपको पलक से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? माहिर के कदम रुके। उसने एक नजर अदा की तरफ देखा। उसकी नजरें बता रही थी कि वो जानना चाहता है कि अदा ने ये सवाल क्यों किया। और अदा भी उसकी तरफ मुड़कर बोली, पलक मेरी जान है पलक। यही बोला था ना। पलक की वजह से ये सौदा हुआ, मुझे आपके हवाले कर दिया गया। आप पलक से प्यार करते हैं, उनकी वजह से आप निर्भय नोमानी के दुश्मन बन गए, तो फिर मुझसे शादी क्यों? वो सवाल कर रही थी और माहिर ने उसे आराम से बस एक लाइन कही, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अदा ये सुन हैरान रह गई। वो अपने पति को बता रही थी कि वो जानती है कि उसका पति किसी और लड़की से प्यार करता है और उसका पति उसके सामने खड़ा होकर सफेद झूठ बोल रहा था कि वो उसी से प्यार करता है। अदा को गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि वो माहिर पर गुस्सा कर ले इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। वो अपने मुट्ठियां करते हुए बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा सौदा महारानी ने इसलिए किया था कि आप उसे कुछ भी ना करें, और आप उसके पीछे पड़े थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पलक को नुकसान पहुंचाना चाहता था। माहिर ने एक बार फिर बड़े आराम से कहा, हाँ क्योंकि मैं पलक से भी प्यार करता हूँ। अदा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो इस इंसान से क्या कहे। एक तरफ ये इंसान अदा से कह रहा था कि उससे प्यार करता है, और दूसरी तरफ वो फिर एक लड़की के बारे में कह रहा था कि वो उससे भी प्यार करता है। अदा एकदम से चिल्लाई, एक इंसान दलो लोग से एक साथ प्यार नहीं कर सकता। ये प्यार नहीं हवास है, धोखा है। माहिर भी बड़े आराम से बोला, तुम भी तो एक ही सिचुएशन में दो लोगों से जुड़ी हुई हो, नियम से प्यार करती हो और मेरे साथ रिश्ता निभा रही हो। अदा एक पल को हैरानी से माहिर को देखते रही और अगले ही पल बोली, प्यार, नियम से प्यार उस पल में खत्म हो गया जब मैं इस रिश्ते में आई। एक पल में जहन से प्यार खत्म हो गया जब मैंने खुद को आपको सौंपा था। मेरे दिल में एक नरम गोशा हमेशा रहेगा उसके लिए, पर मैं उसे प्यार बिल्कुल नहीं कहूंगी, और आपकी तरह बिल्कुल नहीं। मैं दो इंसानों से एक ही वक्त में प्यार नहीं कर सकती। मैं किसी को धोखा कभी नहीं दूंगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। माहिर से प्यार नहीं था पर वो बीवी थी। अपने पति का किसी और लड़की से प्यार करना और फिर उससे भी प्यार करना, फिर इन बातों को उसके सामने एक्सेप्ट भी करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और माहिर उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। उसे तो बस मजा आ रहा था क्योंकि कुछ दिनों में जो रिश्ता उसका अदा के साथ रहा था उसमें उसने अदा को ऐसे कभी नहीं देखा था। उसने अदा को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे सोफा पर बैठाते हुए बोला, बैठो। रख खुद उसके पैरों में पंजों के बल बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, आई लव यू। तुम दुनिया की एक महज लड़की हो जिसे मैं देखते ही प्यार कर बैठा। आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, पर तुम्हें देखते ही हर चीज पर यकीन हो गया। तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं इस चीज को कभी भी झूठला नहीं सकता। तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, तुमसे शादी की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें देखते ही तुम पर दिल आ गया था। पता नहीं क्या था तुम में ऐसा, क्या था तुम्हारी शख्सियत में ऐसा, कि वो सो रही बेहोश लड़की मुझे मेरी जिंदगी लगी। अदा उसकी बातों से पिघल जाती, या शायद कोई भी लड़की पिघल जाती अगर उसे सच्चाई पता ना होती। अदा एक तरफ उसकी बातें सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि इस इंसान को उससे इतना प्यार क्यों है, तो दूसरी तरफ उसे ये सब झूठ लग रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि माहिर पलक से प्यार करता है, और माहिर ने ये बात भी समझ ली। जैसे वो वैसे ही उसे समझाते हुए ही बोला, मैं पलक से भी बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि उस पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, पर मैं उसे अपनी जिंदगी में चाहकर भी निर्भय से अलग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो निर्भय के साथ खुश रहे। मेरा बस एक ख्याल है कि उसे कुछ ना हो, ना निर्भय के साथ ना कभी अकेले में। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
अब अदा को ये सेंटेंस खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसका दिल कर रहा था वो पलक की जान ले ले या खुद की जान दे दे, और माहिर ने वैसे ही कहा, क्योंकि बहन है वो मेरी। माही के मुंह से आखिरी लाइन सुनते ही अदा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या मतलब था? कहीं उसने गलत तो नहीं सुना? क्या सच में माहिर ने पलक को अपनी बहन कहा था? माहिर आगे बोला, हाँ, वो बहनें हैं मेरी, मैं उससे भी बहुत प्यार करता हूँ। पर जो प्यार मैं तुमसे करता हूँ वो उस प्यार से अलग है। मैं उसे अपने पास चाहता हूँ पर करीब नहीं। मैं उसे अपने साथ देखना चाहता हूँ पर हमसफर की तरह नहीं। मैं उसे यार करना चाहता हूँ पर ऐसे नहीं। उसने आखिरी में क्या कहा अदा को अच्छे से समझ आ गया था। अगर वो पलक को बहन कह रहा है तो सच में वो पलक से वो प्यार कभी नहीं कर सकता जो वो अदा से करता है। पर अदा कुछ पलों तक तो इस बात पर यकीन करने के लिए ही हैरान थी। वो कुछ पलों बाद बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पलक तो शेखावत इंस्टीट्यूट की इकलौती प्रिंसेस है, उनका तो कोई बेटा है ही नहीं। और वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही माहिर ने कहा, शेखावत इंस्टीट्यूट का पहला वारिस है माहिर मकवाना। अदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माहिर मकवाना शेखावत इंस्टीट्यूट का वारिस कैसे हो सकता था? वो उसे सवालिया नजरों से चुपचाप बैठी देखने लगी और माहिर उसके हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। वो कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करते हुए ही कहने लगा, सौरभ शेखावत, मेरे चाचा। वो हमेशा से शेखावत इंस्टीट्यूट का मालिक बनना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। पहले वो सब मेरे यानी कि पलक के डैड के हाथ में था, उनसे पहले दादाजी के हाथ में और पलक के डैड के बाद उनकी औलाद के हाथ में आने वाला था। सौरभ नहीं चाहते थे कि डैड को कोई भी बेटा हो, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी पैदाइश वाले दिन ही मरा हुआ साबित कर दिया। वो बच्चा जो अपनी पैदाइश के दिन ही मरा हुआ साबित हो चुका था वो मिस्टर मकवाना के हाथ में सौंपा गया। वो अपनी जिंदगी से सब कुछ खो चुके थे, उन्हें बस एक औलाद चाहिए थी और ये काम किया सौरभ शेखावत ने। उन्होंने उनका मरा हुआ बच्चा लेकर मेरी माँ की झोली में डाल दिया और मेरी माँ का जिंदा बेटा यानी कि मुझे सिस्टम मकवाना के हाथ में दे दिया। ये राज बस राज ही रह जाता। शेखावत इंस्टीट्यूट को कभी पता नहीं चलता कि उनका एक वारिस भी है, एक बेटा जो सबसे पहले जन्म ले चुका था। पर भला हो मिस्टर मकवाना का, जिन्हें न सिर्फ मुझे पाल पोसकर बड़ा करना बल्कि मेरे असली माँ बाप तक मुझे पहुंचना भी अपनी जिम्मेदारी लगा। मरते मरते वो मुझे बता गए कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। ये तो सौरभ शेखावत ने अपना भतीजा लाकर उनकी खाली गोद में रख दिया और उन्हें एक औलाद मिल गई, वरना वो तो पैदा होते ही अपने बच्चों को खो चुके थे। मरा हुआ बच्चा रख दिया गया था शेखावत खानदान के सामने और उन्हें एक औलाद मिल गई थी, इसलिए वो चुप थे। पर जब वो मरने वाले थे तो वो एक बोझ लेकर नहीं मरना चाहते थे। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए नफरत है मुझे सौरभ शेखावत से। जब निर्भय नोमानी सौरभ शेखावत से भिड़ा था तब खुश था मैं। चाहता था कि ये इंसान मेरे हाथ क्यों नहीं लगता, मैं इसे मार क्यों नहीं डालता। पर अफसोस उसकी मौत निर्भय के हाथों लिखी है। बट इट्स ओके, मैं खुश हूं ये जानकर कि मेरा पूरा परिवार सही सलामत है। और उस परिवार में वो जो आस्तीन का सांप था, सौरभ शेखावत था, वो उस परिवार से दूर है। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई ने उसके साथ क्या किया, पर मैं चाहता हूं कि वो कभी मेरे परिवार में लौट कर ना आए। पलक मेरी बहन है, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। माहिर के घर। माहिर की बात सुन अदा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्योंकि मुझे सब जानना है। जानना है कि जब दोस्ती थी तो दुश्मनी क्यों हुई। माहिर ने एक नजर का के हाथ को देखा जो उसका हाथ पकड़े हुए थी, फिर अदा के चेहरे को देखा तो वो भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बदलाव। सबकी जिंदगी में बदलाव आतू है माहिर, मेरी जिंदगी में भी आया है। मैंने सोच के रखा था, कल रात तक मैं सोच रही थी कि मैं कैसे भी करके आपको ये एहसास दिलाऊं कि आपने मुझे चुनकर बहुत बड़ी गलती की है और यहां से चली जाऊं। पर अब मुझे लगता है कि ये शादी शायद मेरे नसीब में थी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जिस इंसान से नफरत करते हैं, मैं उसका शिकार होकर भी आपके हाथ आ गई। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं कोठे पर थी, कोठे से लाई हुई लड़की से कोई शादी नहीं करता, पर आपने की। शायद मेरे नसीब में आप लिखे थे, इसलिए मुझे नियम नहीं मिला। मैं बहुत रो रो कर दुआएं मांगती थी, कहती थी भगवान से कि उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, बस मुझे नियम दे दे। पर उन्होंने मुझे नियम को नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी नसीब में आपको लिखा था। मैं जानती हूँ आपको ये बातें अभी फालतू लग रही होगी, ये शायद आपको लग रहा होगा कि दिल बहलाने के लिए कह रही है, पर यकीन मानिए मेरा, जब आपने मेरे साथ वो रिश्ता बनाया था, मेरे जहन से नियम का ख्याल दूर हो गया था। मैं मोहब्बत तो छोड़ो भूल गई थी कि नियम कौन है। मेरे लिए उस पल में जो भी था वो आप थे और उसके बाद से आप ही रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी पहली मोहब्बत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दिल में आप पहले शख्स नहीं हो सकते, पर वफादार हूँ और हमेशा आपकी वफादार रहूंगी।
मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्यों आपने निर्भय से अलग हो गए हैं। जब आपकी दोस्ती इतनी गहरी थी तो ये इतनी बड़ी दरार क्यों? बस सब कुछ जानना चाहती हूँ। वो माहिर का हाथ पकड़े ये सारी बातें बोल रही थी, आंखें भर्रा रही हुई थी पर वो रो नहीं रही थी। अगर कोई और पल होता तो माहिर को ये सारी बातें झूठ लगाती। शायद उसे लगता कि अदा सच्चाई उगलवाने के लिए उसे ये सारी बातें कह रही है, पर जो हालात बन गए थे, जिस हालत में अदा थी, उसे ये एहसास हुआ ही नहीं कि शायद वो सच जानने के लिए कर रही है। उसे लगा जैसे सच में अदा इस रिश्ते को मानना चाहती है और ये झूठ भी नहीं था। वो जानता था अदा झूठ नहीं बोलती और वो जानता है कि अदा सच बोल रही है। वो कुछ पल अदा के चेहरे को देखता रहा। उसका हाथ अब भी अदा के हाथ में था और वो ऐसे ही बोला, गलतफहमी थी। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो मुझे धोखा दे रही थी क्योंकि वो निर्भय से प्यार करती थी। मैं और निर्भय बेस्ट फ्रेंड्स थे। हैंडसम हंक। हम दोनों पर कॉलेज की हर लड़की फिदा थी, पर मैं एक लड़की के पीछे पागल था। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ गया था क्योंकि शादी करना चाहता था उससे, बट एट द एंड मुझे क्या पता चलता है कि मैं सिर्फ एक मोहरा था। वो मेरे साथ थी क्योंकि वो निर्भय के करीब रहना चाहती थी। निर्भय को शुरू से ही लड़कियों से प्रॉब्लम थी, ना किसी के करीब आता जाता था, ना लड़कियों को दोस्त बनाना उसकी फितरत थी। वो बस मेरे साथ रहता था और उसे मेरे साथ ही अच्छा लगता था। बट उस लड़की ने मेरा फायदा उठाया और जब निर्भय के पास पहुंची तो उसने क्या किया? उस लड़की को मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय, मेरी साइड लेने की बजाय, मुझे संभालने की बजाय उसने उस लड़की से कह दिया कि अगर अगर वो निर्भय से प्यार करती है तो मेरे मुंह पर आकर मुझे मना कर दे, मेरे साथ रिश्ता तोड़ दे। और फिर क्या हुआ? वो लड़की मेरा दिल तोड़कर चली गई। पूरे कॉलेज के सामने उसने कह दिया कि वो मुझसे नहीं, निर्भय से प्यार करती है। वो मेरा फायदा नहीं उठा रही थी, मुझे दोस्त मानती थी। फायदा मैंने उसका उठाया और पता नहीं क्या क्या। एंड देन आई रियलाइज्ड कि फ्रेंड फॉरएवर कुछ भी नहीं होता। हर एक सिर्फ और सिर्फ मतलबी इंसान होता है जो अपने मतलब तक तुम्हारे साथ रहता है। माहिर बोलते बोलते जैसे पुरानी यादों में खो गया था और अदा वैसे ही उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। हाँ, एक बार फिर उसे जलन महसूस हुई थी उस लड़की से जो माहिर की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। वो धीरे से बोली, पर आपने कहा था आपको मुझसे प्यार हुआ, और ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ। माहिर एकदम से होश में आया और उसके चेहरे को देखकर बोला, लव एट फर्स्ट साइट पहली बार हुआ था। वो लड़की, शायद उसने मेरे सामने ऐसी छवि बना रखी थी कि मैं उसे पसंद करूं। मुझे उसकी आदत थी, उसका बात करना, उसकी बातें अच्छी लगती थी। बाद में पता चला वो सब कुछ झूठ था। पर तो तुम्हें देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लग रहा था जैसे तुम में मेरी जिंदगी हो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया तो मेरी जिंदगी मैं यही छोड़कर चला जाऊंगा। अदा कुछ भी नहीं बोल पाए। उसने एकदम से माहिर के हाथ से अपना हाथ हटाया और बात बदलते हुए बोली, और वो लड़की? वो निर्भय के पास चली गई। मिहिर वैसे ही बोला, नहीं, निर्भय ने बस मेरे सामने उसकी हकीकत लाने के लिए सब बोला था और मैं ये बात समझ नहीं पाया। मैंने गुस्से में निर्भय को बहुत कुछ कहा और सबके सामने हाथ भी उठा दिया। उस टाइम हम दोनों की एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। उसके बाद मैं अपने रास्ते चला गया और निर्भय कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं। हम दोनों अपने अपने रास्ते में अपने अपने कामों में आगे बढ़ते रहे। आगे जाकर कंपनी बनी, एक ही फील्ड में थे और उनमें भी हम बिजनेस राइवल बन गए। एक ही फील्ड में दोनों का शौक था क्योंकि हम दोनों की पसंद पहले से मिलती जुलती थी। फिर तो बिजनेस डील्स और पॉलिटिक्स चलता ही रहा, जिससे दूरियां और बढ़ गई। और अब मैं जहां पर हम दोनों को देखता हूं, ना मैं निर्भय की लाइफ में वापस जाना चाहता हूं, ना निर्भय ये चाहता होगा। अदा अब क्या ही कहती। वो खामोशी से माहिर को देखती रही। माहिर हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। हाँ, मेरा पूरा परिवार है कहने को, पर मैं उनके पास जाना नहीं चाहता। बस यूं ही ठीक हूँ। जाऊंगा भी तो उनसे मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा उनके पास जाकर मैं? क्या एहसास लेकर जाऊंगा उनके पास मैं? क्या कहूंगा उनसे? इससे अच्छा ही है कि मैं सबसे दूर रहूं और ऐसे ही दूर रहकर उनकी हिफाजत करता रहूं। पर जिसके करीब रहना चाहता हूं वो तुम हो। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे नफरत है। तुम्हें कोटे से यहां ले आना, जबरदस्ती तुमसे शादी कर लेना, तुमसे रिश्ता बना लेना, ये सारी चीज तुम्हारे जहन में मोहब्बत से कोसों दूर है। पर यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें जल्द ही एहसास दिला दूंगा कि ये प्यार ही है। ये मेरी फिक्र, मेरा डर ही है कि मुझे बस तुम्हें पा लेना था ताकि कोई तुम्हें मुझसे दूर न कर पाए। नियम से मेरी जलन है, उसे हट करना और उससे निर्भय को हट करना, ये सारी चीज अलग है। हाँ, मैं चाहता था कि तुम नियम से मदद मांगो ताकि वो
तिलमिला जाए और जब उसे हट हो तो निर्भय को भी हट हो। पर यकीन करो मेरा, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम नियम के पास लौट कर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मदद मांगो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके बारे में सोचो। मैं चाहता हूं तुम मुझे देखो, मेरे बारे में सोचो, मेरा ख्याल अपने दिल में रखो। अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम शिकायत भी मुझसे करो। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो तुम गुस्सा भी मुझ पर उतरो। तुम्हें मदद चाहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। बस मेरे अलावा किसी और के साथ वफा ना दिखाना। उसकी बातों से पहली बार अदा पिघली थी। उसने तो सोचा था कि वो इस रिश्ते को जल्द ही खत्म कर देगी, पर आज जो जो सच्चाई उसके सामने आई थी, जो जो बातें उसे पता चली थी, वो चाहकर भी माहिर को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोच सकती थी। वो चुपचाप उसे देखती रही। क्या था उस चेहरे पर? शायद वो दिलकश आंखें जिनमें बेशुमार मोहब्बत भरे वो उसे देख रहा था। उसने तुरंत अपनी नजरें माहिर के चेहरे से हटाई और अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी सोच ही गलत थी कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे शादी नहीं हुई, तो मैं शादी को नहीं निभा पाऊंगी। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। शायद मुझे आप ही के पास आना था। और अगर सच में ऊपर वाले ने आपको मेरे से नसीब में लिखा है, तो मेरी वफा भी आपके साथ होगी। मेरे जहन से नियम की मोहब्बत तो उस रात ही निकल गई थी। उसका ख्याल निकाल में वक्त लगेगा, और वादा है मेरा, उसका ख्याल भी मेरे जहन से कभी ना कभी निकल ही जाएगा। मैं उसे उस नज़र से कभी नहीं देखूंगी जिस नज़र से मैं आपको देख रही हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, पर मैं आपकी वफादार रहूंगी। दुआ करोगी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती इस रिश्ते में। वो बिना माहिर की तरफ देखे बोल रही थी और माहिर अब भी उस पर नजर जमाए हुए था। वो वैसे ही बोला, मेरे लिए इतना ही काफी है। रही बात मोहब्बत की, तो वो मैं कर लूंगा। अदा ने एकदम से सिर उठाकर उसे देखा। माहिर ने उसकी तरफ बढ़कर उसे काफी वार्म हग करते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज जाना है, जाओ। और अदा को छोड़कर वो बाथरूम में चला गया। अदा बाथरूम के दरवाजे को देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिंदगी एक पल में बदल गई थी। उसकी जिंदगी ने इन दिनों में जितनी करवटें बदली थी, वो अब सोचना ही नहीं चाहती थी कि अगले पल में क्या होगा। पहले नियम से प्यार, फिर निर्भय से उलझना, वापस कोठे पर पहुंच जाना, माहिर मकवाना की मोहब्बत बनना, फिर उसकी बीवी बनना, उसे छोड़कर जाने के ख्याल दिल में रहकर साजिश करना, फिर उसी पर फिदा हो जाना। क्या हो रहा था उसके साथ? वो ना खुद को समझ पा रही थी ना इस रिश्ते को। निर्भय अपने केबिन में डेस्क से पीठ लगाए आराम से खड़ा था। उसके दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में थे और सामने खड़ा दैनिक उसे सब कुछ बता रहा था। वो फाइल बंद करके सिर उठाकर निर्भय को देखते हुए कहा, बस इतना ही पता चला है सर। इससे आगे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुन निर्भय के चेहरे पर एक इविल स्माइल उभर आई। वो वैसे ही कुछ बुदबुदाया और फिर बोला, इतना काफी है, मुझे इससे ज्यादा नहीं जानना, अपना काम करो। दैनिक ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निर्भय ने एक गहरी सांस छोड़ी और ऐसे ही अपने केबिन में यहां से वहां टहलते हुए न जाने किस सोच में गुम होकर कहने लगा, माहिर मकवाना ब्रदर ऑफ पलक शेखावत। ऊप्स, सॉरी, माहिर शेखावत, ब्रदर ऑफ पलक शेखावत। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे सबसे करीब तुम थे। फिर तुम्हारे बारे में मुझे इतनी बड़ी बात कैसे नहीं पता चली? या शायद ये बात तुम्हें खुद भी पता नहीं थी? वो ऐसे ही गहरी सोच में था। माहिर के बारे में ऐसी बहुत सी चीज थी जो निर्भय को पता थी, फिर इतनी बड़ी बात उसे कैसे पता नहीं चली? ये उसके लिए सवाल था, पर फिर भी वो मान रहा था कि शायद माहिर को खुद को ये बातें अभी पता चली हो, वरना ऐसा तो होता नहीं कि वो पलक की शादी निर्भय से होने देता, ये जानते हुए भी कि पलक उसकी बहन है। दिन ऐसे ही बीत रहा था। निर्भय पूरे दिन अपने ऑफिस में था। कुछ काम, कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ सच्चाई पता लग रहा था। शाम को जब घर लौटकर आया तो हमेशा के जैसा ही नजारा उसे देखने को मिला। पालक और नूर दोनों हॉल में थे और सारे नौकर नूर के साथ खेल रहे थे। निर्भय के आते ही नौकर एक एक कर उठकर वहां से चल दिए। पलक ने नूर को वापस गोद में लिया और निर्भय ने नूर को पलक की गोद से लिया। वो उसके साथ प्यार से खेलते हुए उसे कमरे में ले आया। पलक भी उसके पीछे ही चली आई। उसने निर्भय का उतारा हुआ कोट और बैग लेकर साइड में रखे और निर्भय वैसे ही उसके साथ खेलने लगा। पलक ये बातें अभी भी हजम नहीं कर पा रही थी। निर्भय का इतना नॉर्मल बिहेवियर और उसका प्रपोज कर देना, ये सारी चीज छोटी तो नहीं थी। वो निर्भय नोमानी की मोहब्बत कैसे बन सकती थी? उसके जहन में यही सारे सवाल चल रहे थे और निर्भय का फोन बजा। उसके फोन की रिंग सुनकर पलक होश में आए। निर्भय ने नूर को बेड पर लेटाया और अपना फोन उठाया। निवेद जी ने उसे कॉल किया था। वो सामने से बोले, तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, नूर को एक बार उनके घर ले जाओ। वो नूर के नाम की पूजा करना चाहते हैं और
वो बोल ही रहे थे कि निर्भय ने कहा, कोई जरूरत नहीं, नूर के दादाजी आप हैं और उसका परिवार हम, किसी और के घर ले जाकर मैं अपनी बेटी की पूजा क्यों रखूं? अगर उन्हें कुछ भी करना है तो यहाँ मेरे घर आकर करें, मैं नूर को लेकर कहीं नहीं जाने वाला। उसने इतना कहकर फोन रख दिया। पलक उसकी बातें सुन रही थी। निर्भय वहीं वापस नूर की तरफ अपना ध्यान लगा चुका था और अनायास ही उसकी नजर पलक पर चली गई जो एकटक उसे ही देख रही थी। उसने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए ही सवाल किया तो पलक बिना किसी भाव के बोली, तुम अपने परिवार से दूर क्यों रहते हो? तुम्हारे सौतेले भाई बहन है, तुम नियम और डैड अलग रहते हो, तुम अपने दादाजी को पसंद नहीं करते, इतने सारे सवाल क्यों? निर्भय उसकी बात सुन अपनी जगह से उठते हुए बोला, वक्त आने पर पता चल जाएगा। वो बाथरूम में जाने को हुआ कि पलक ने कहा, कब वक्त आएगा? निर्भय ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, सही वक्त पर ही आता है। वो एक बार फिर जाने को कदम बढ़ाने को हुआ कि पलक ने कहा, प्यार करते हो ना मुझसे? तो तुम्हारे बारे में मुझे सब पता होना चाहिए या फिर ऐसे ही बातें छुपाकर, अपने बारे में कुछ ना बताकर, मेरे बारे में सब कुछ जानकर तुम बस एक खोखला रिश्ता निभाना चाहते हो? निर्भय को समझ नहीं आमा वो कहाँ पहुंच रही थी। वो बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए बोला, मेरे राज मुझ तक है, हमारे रिश्ते तक लाने की कोशिश मत करो, महंगा पड़ेगा। उसने इतना कहा ही था कि पलक उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, तो पढ़ने दो, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। मैं हर दिन अपने दिमाग पर ये बोझ लेकर नहीं घूम सकती कि ये कौन है, वो कौन है, तुम्हारी इससे क्यों नहीं बनती, तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती। मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम क्या हो, कैसे हो, क्यों हो, कुछ भी नहीं। मेरे लिए तुम एक मिस्ट्री बॉक्स से ज्यादा कभी कुछ बन ही नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द इतने सारे राज, इतने सारे मिस्ट्रीज हैं, मैं उन्हें सॉल्व करते करते थक जाती हूँ पर मुझे उनके जवाब नहीं मिलते और ये मिस्ट्रीज, ये जो तुम्हारे राज है ये हम दोनों के बीच बहुत बड़ी दीवार बन जाएंगे। निर्भय कुछ पलों तक उसे देखता रहा। पलक की ये बातें उसे फिजूल लग रही थी पर कुछ सही लग रहा था तो वो ये कि पलक को उसके बारे में पता होना जरूरी है। सब कुछ नहीं पर जो जरूरी है वो तो उसका जानना जरूरी ही है। वो उसे शांति से देखता रहा फिर 2 बार पलकें झपका कर बोला, क्या जानना है तुम्हें? और पलक एक उम्मीद के साथ बोली, सब कुछ जो तुमसे जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जानना है मुझे। निर्भय ने गहरी सांस ली और जाकर सोफे पर बैठ गया। वो सामने लेटी नूर को देख रहा था। वो जाग रही थी पर कोई शोर नहीं, बस लेटे लेटे सीली को घूर रही थी और निर्भय उसे देख हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरी माँ निहारिका। जैसे हर बच्चा अपनी माँ को चाहता है वैसे ही मैं भी बहुत प्यार करता था उनसे। उनका पहला बेटा, उनकी जान, उनका हिस्सा, उनकी जिंदगी, वो सब कुछ मानती थी मुझे और मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी मेरी माँ। एक बड़े परिवार का बेटा, उस घर का वारिस, सबका लाडला। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे हर एक से वो प्यार मिला जो मुझे चाहिए था सिवाय पापा के। उसके चेहरे के भाव बोलते बोलते बदल गए। वो रुका, पलक उसके थोड़ा करीब आए और निर्भय वैसे ही आगे कहने लगा, मॉम प्रेग्नेंट थी, नियम उनके पेट में था और उस दिन जो हुआ मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे डैड, अमन नोमानी, उन्होंने मेरी मॉम पर घटिया इल्जाम लगाए कि उनका चक्कर निवेद नोमानी से चल रहा है, ये कि उनके पेट में पल रहा बच्चा निवेद नोमानी का है, ये कि वो शादीशुदा जिंदगी में उन्हें धोखा दे रही थी। मेरी मॉम उनके पैर पड़ी, उनके हाथ जोड़े, उनसे कहा कि निवेद नोमानी सिर्फ उनके दोस्त है, उनके कॉलेज टाइम के दोस्त और कुछ भी नहीं, पर वो नहीं मानी। उन्होंने मेरी माँ को प्रेगनेंसी की हालत में घर से निकाल दिया। मैं 8 साल का था। मैं जानता था सही क्या है और गलत क्या। मुझे ये तो नहीं पता था कि डैड में ये सब क्यों किया। पता था तो बस इतना कि मेरी मॉम गलत नहीं है और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जब उन्हें घर से निकाला गया, पूरा नोमानी परिवार ये मंजर देख रहा था, पर किसी ने मॉम की साइड नहीं ली। सब ने उन्हें गलत समझा और मैं अपनी मॉम के साथ ही उस घर से निकल गया। मेरे डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो मुझे लेकर जा रही है, बस उन्होंने हमें निकाल दिया क्योंकि उनका कहना था कि क्या पता मैं अभी उनकी औलाद हूं या नहीं। हम ऐसे ही भटक रहे थे। माँ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उस टाइम मसब कैसे झेला मैं सोच भी नहीं सकता। उनके पास घर नहीं था, पैसे नहीं थे। उनके परिवार में सबको लग रहा था कि हाँ सच में उनका चक्कर चल रहा होगा, इसलिए किसी ने उनका साथ नहीं दिया। हमें छोड़ दिया गया और फिर निवेद नोमानी, मेरे वो पिता जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया पर मेरा उनसे रिश्ता था, खून का नहीं दिल का। मोम उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पहले ही गलत इल्जाम उन पर लगा चुके थे, पर डैड नहीं माने। मैंने और डैड ने उन्हें मनाया। वो जबरदस्ती मोम को अपने साथ ले आए।
वो कहते थे मॉम उनकी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड से प्यार करना गलत नहीं, अगर लोगों को ये लगता है तो यही सही। मॉम की हालत बहुत खराब थी और डैड ने उस वक्त उन्हें सहारा दिया। मेरे असली पिता अमन नोमानी तो मॉम के मुंह पर डिवोर्स पेपर फेंक चुके थे, उनसे हर रिश्ता तोड़ चुके थे। फिर डैड ने मॉम से शादी की, उन्हें एक बीवी का प्यार दिया। और मुझे तब समझ में आया कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होता है, क्योंकि अमन नोमानी के पास तो मैंने अपनी माँ को कभी इज्जत से जीते देखा ही नहीं। उनके पास तो कुछ था ही नहीं मेरी मॉम को देने के लिए। मैं, डैड और मोम हम सब खुश थे, पर नियम को जन्म देते वक्त मेरी मॉम की डेथ हो गई। डैड ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो मॉम की मौत का जिम्मेदार नियम को ठहरने लगे। आज तक उन्हें खारिश है कि नियम की वजह से सब कुछ गलत हुआ है। अमन नोमानी और मेरी मॉम का रिश्ता टूटा नियम की वजह से, मेरी मोम मरी नियम की वजह से। पर ये सारी सिर्फ बातें हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। वो मुझसे कहते हैं मैं मॉम और उनको एक करने की एक निशानी हूँ, एक फरिश्ता हूँ। हमें बाद में पता चला था कि डैड मॉम से बहुत पहले से प्यार करते थे। अमन नोमानी, मेरे डैड और मॉम तीनों कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे। डैड मॉम से बहुत प्यार करते थे, पर मॉम की शादी अमन नोमानी से फिक्स हो गई, इसलिए डैड चुप रहे। उन्होंने अपने दिल की बात कभी मॉम से कही ही नहीं। और अमन नोमानी, उसकी सच्चाई ये सामने आई कि वो किसी और से प्यार करता था, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था किसी के साथ। मेरे पैदा हो जाने के बाद भी उनके अफेयर्स खत्म नहीं हुए। सच सामने तब आया जब उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। वो उससे प्यार करते थे, उन्हें पता नहीं मॉम से क्या ही प्रॉब्लम थी। और उस औरत के कसने में आकर उन्होंने मोहब्बत पर इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया। और उन्हें घर से निकालने के दूसरे ही दिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। उस बच्चे का पिता खुद को कहा और उस बच्चों को नाजायज होने से बचा लिया, जबकि अपने ही बच्चे को नियम पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया उन्होंने। मुझे नफरत है अमन नोमानी से, मुझे नफरत है उसे परिवार से। मेरी मॉम की जिंदगी को नर्क करने वाला इंसान है अमन नोमानी, और उस जिंदगी का तमाशा देखने वाला परिवार है नोमानी खानदान। मुझे उन सब से नफरत है। मेरी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अमन नोमानी की वजह से हुआ। वो मरते मरते भी अमर नोमानी को याद कर रही थी। डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत प्रेशर लिया है, वो बहुत सदमे झेल चुकी है और अब नहीं झेल सकती। और नियम के बर्थ के टाइम पर आखिरकार उन्होंने अपनी जान छोड़ दी। 8 महीने उन्होंने कैसे जिए हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। और इन 8 महीनों का बदला मैं अमन नोमानी से जिंदगी भर लेना चाहता हूँ, पर अफसोस नहीं कर सकता। ब्लेक विला निर्भय सब कुछ बोलता रहा और पलक सुनती रही। उसे इतना तो पता था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, शायद उसके पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा, या फिर शायद उन्होंने दूसरी शादी की होगी जिससे उनके सौतेले बच्चे भी हैं। पर अब पता चल रहा था कि निवेद नोमानी निर्भय के पापा थे ही नहीं। उन्होंने तो बस नियम और निर्भय को पाल पोष कर बड़ा किया था, उन्हें बहुत प्यार दिया था। पलक कुछ कहने को हुई कि निर्भय ने आगे कहा, मॉम की डेथ के बाद एक बार फिर से सब कुछ जिंदा हो गया, क्योंकि विवेक नोमानी उर्फ मेरे दादाजी जो बहुत इज्जतदार बनते हैं, उन्हें लगा कि मैं सच में उन्हीं का पोता हूं और उनके घर के वारिस को उनके घर रहना चाहिए, ना कि निवेद जी के घर। उन्होंने कोर्ट में पापा पर केस कर दिया। पापा को न जाने क्या क्या इल्जाम के साथ गलत साबित करने पर तुले हुए थे, पर वो बच गए। कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया कि बच्चे जहां रहना चाहे वहां रह सकते हैं। मैंने फैसला ले लिया था कि मैं और नियम दोनों निवेद नोमानी यानी मेरे डैड के पास जाएंगे, पर कोर्ट नहीं मानी। विवेक नोमानी ने अपने चक्कर चलाकर कोर्ट का फैसला बदलवा ही दिया। उन्होंने कहा वो मुझे निवेद नोमानी के पास तब रहने देंगे जब मैं उनसे कोई रिश्ता ना तोड़ूं, उनसे भी मिलता रहूं, उनके घर पर भी रहूं, और बस उसी फैसले की वजह से मैं आज तक उस परिवार को झेल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे डैड सेफ रहे। उन्होंने मुझे और नियम को वो सब कुछ दिया है जो हम चाहते थे, तो अब मैं उन्हें सब कुछ देना चाहता हूं, हर खुशी देना चाहता हूं, किसी और को नहीं, क्योंकि कोई और हकदार ही नहीं है इन खुशियों का। मेरे परिवार में मैं, नियम, मेरे डैड, तुम और मेरी बेटी, इनके अलावा मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता, ना कभी समझूंगा। वो एकदम से खड़ा हो गया था। पलक कुछ भी नहीं बोल पाई। वो खामोशी से निर्भय को देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसने निर्भय के घाव को हरा कर दिया हो। निर्भय चुपचाप बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहाकर कपड़े चेंज करके बाहर आया तो पलक एकदम से उसके सामने आते हुए बोली, तो तुम्हारे असली डैड कहाँ है? अमन नोमानी कहाँ पर है? निर्भय को समझ में नहीं आ रहा था पलक को ये सब क्यों जानना था। वो अपनी सच्चाई तो सब कुछ बात ही चुका था, तो अब क्या? और पलक ये सवाल समझ रही थी। उसने निर्भय को समझने की नीयत से कहा, वो गायब है। सबका कहना है कि तुमने उन्हें गायब किया है। क्या सच में? वो कुछ बोलने को हुई कि निर्भय ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा,
दिखा देता हूँ। पलक को कुछ समझ में नहीं आया। निर्भय उसकी कलाई पकड़े उसे खदेड़ते हुए नीचे ले आया। पलक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसके पीछे लगभग दौड़ ही रही थी और निर्भय उसे होल में ले आया। वो सीढ़ियों के पीछे वाले रास्ते से होते हुए उसे वहां ले आया जहां पर अंडरग्राउंड सीढ़ियां बनी थी नीचे जाने के लिए। पलक ये देखकर हैरान रह गई, जमीन पर कार्पेट के नीचे वो दरवाजा, वो सीढ़ियां जो नीचे जा रही थी। पलक हैरानी से निर्भय को देखने लगी तो निर्भय ने उससे चलने का इशारा किया। पलक धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलने लगी और निर्भय इसके पीछे। वो डर रही थी, पर फिर भी वो बढ़ रही थी क्योंकि वो सच में सब कुछ जान लेना चाहती थी। निर्भय ने क्या क्या छुपा रखा था, उसके क्या क्या सच थे, वो सब जानना चाहती थी। वो ऐसे ही डरते हुए नीचे आए, पर नीचे का नजारा देखकर एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई। वो 2 कदम पीछे हटी तो निर्भय से ही टकरा गई। वो डर के मारे एक बार फिर वापस पलटी। सामने कुर्सी पर एक आदमी बंधा बैठा था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जिससे वो कोई लाश हो, शायद जिंदा ही ना हो। उसे पहचान पाना भी मुश्किल था, उसकी ये हालत थी और उस अंडरग्राउंड जगह पर खून की काफी खराब बदबू भी आ रही थी। पलक का दिल कर रहा था बस यहाँ से भाग जाए, उसे उल्टियां जैसा होने लगा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती। वो डरते हुए निर्भय के सीने से लग गई थी और उसने रोना शुरू कर दिया था। और निर्भय ने बेहद सर्द आवाज में कहा, मुझे अपने खून से नफरत है। जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं इस इंसान का खून हूँ मुझे खुद से नफरत होने लगती है। एक बार फिर पलक की आंखों में आंसू भरे, वो उस शख्स को देखने लगी। निर्भय नोमानी का असली बाप अमन नोमानी, जिसे विवेक नोमानी पूरी दुनिया में ढूंढ चुके थे, वो निर्भय के घर में यहाँ इस हालत में था। पलक की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसे डर लग रहा था, इतना कि वो बता नहीं सकती। निर्भय की एक सच्चाई उसे पहले से पता थी, वो किडनैपिंग करता था, वो मर्डर भी करता था, पर अपने खुद के बाप की ये हालत वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और अचानक उसे बहुत बुरा फील हुआ। उसने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखा और दूसरी तरफ पलट गई। उसे उल्टियां होने लगी थी, बहुत ज्यादा। उसकी हालत देखकर निर्भय ने एकदम से उसका आर्म पकड़ा और उसे वहां से ऊपर ले आया। कुछ देर बाद पलक इस वक्त वॉशरूम में थी। वो सींक के सामने खड़ी थी, अपना चेहरा धोने। उसे रोना आ रहा था बहुत ज्यादा। वो इस निर्भय नोमानी से डर रही थी। उसे इसी इंसान से ही तो डर लगता था और आज यही इंसान उसके सामने था और इस इंसान को सामने लाने वाली वो खुद थी। वो डर गई थी और निर्भय इस वक्त उसके पीछे ही खड़ा था। वो पलक के चेहरे पर तकलीफ दे सकता था। उसने पलक के कंधों को पीछे से पकड़ा और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बेहद ही अजीब आवाज में कहा, ये मेरी सच्चाई है, ये वो मिस्ट्रीज हैं जिन्हें तुम सुलझाना चाहती थी। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि निर्भय नोमिनी है क्या। और सिर्फ ये एक सच्चाई नहीं है, ऐसी बहुत सी हकीकत है मेरी, जिससे तुम डरोगी, तुम्हारी रूह भी कांपने लगेगी। पर तुम इस जगह को, इस इंसान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कभी नहीं। पलक इस वक्त उससे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती थी। वो जानती थी इस वक्त निर्भय उस पर हावी है। वो ऐसे ही निर्भय को देख रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो वो बिस्तर पर थी। डॉक्टर अपना बैग पैक कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। पलक ने पहले खुद को देखा, फिर अपने पास लेटी नूर को देखा। निर्भय नूर के पास ही बैठा था और डॉक्टर ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, अब मैं चलती हूँ सर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। उनके जाने के बाद निर्भय ने दरवाजा बंद किया और पलक की तरफ आकर बैठा। पलक, वो कुछ भी भूली नहीं थी, उसे सब कुछ याद था। उसने धीरे से निर्भय की तरफ नजर उठाकर देखा और बोली, क्या हुआ था मुझे? और वो नूर की तरफ देखते हुए ही बोला, प्रेग्नेंट हो। जैसे ही पलक ने ये सुना उसकी आंखें लगभग बाहर आने को हो गई थी। उसने एकदम से अपने पेट पर हाथ रख लिया और तुरंत नूर की तरफ देखा, फिर वापस निर्भय की तरफ देखकर हड़बड़ा कर बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? नूर इतनी छोटी है। मैं तो। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। ये इमेजिन भी नहीं किया था उसने कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। नूर इतनी सी तो थी और वो फिर से, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर ही जाएगी। अभी अभी उसे निर्भय की सच्चाई पता चली थी, एक खौफनाक सच, और अब एक और ऐसा सच जिसे जानकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या परेशान हो। वो करें क्या? उसने धीरे से नजरें उठाकर निर्भय की तरफ देखा और इस बार आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच में ये नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए, पर उसे फिलहाल बच्चा नहीं चाहिए था। वो कैसे संभालती, सब कैसे हैंडल करती? उसके दिमाग से सारी चीज ऊपर जा रही थी और निर्भर ने उसे ऐसे देखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अबॉर्शन नहीं हो सकता। वो पलक को और ज्यादा डरा रहा था।
वो इस हालत में नहीं थी कि वो इस प्रेगनेंसी को झेल पाए। वो धीरे से बोली, फिर। निर्भर ने गहरी सांस लेकर कहा, डॉक्टर से बात कर चुका हूं, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। उनका कहना है, इट्स नॉर्मल। बहुत से केस होते हैं जहां बच्चों के बीच मुश्किल से 10 या 11 महीने का फर्क होता है। कोई बड़ी बात नहीं, इससे तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा। आई नो गलती हुई है, पर हमें संभालना पड़ेगा। तुम अबॉर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि हालत कमजोर है। अबॉर्शन कराने जाओगी तो हो सकता है तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाए। तुम ये कर सकती। वो रुका और उसके हाथ पर जरा सी पकड़ कसते हुए कहा, हम ये कर सकते हैं। पलक को ये दिलासा चाहिए था, पर इस दिल से ज्यादा उसे निर्भय पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? हाँ, वो जानते हैं ये चीज इतनी भी बड़ी नहीं थी। बहुत से ऐसे केस थे जिनमें दो बच्चों के बीच या तो 11 महीने या 10 महीने का फर्क हुआ करता है, पर पलक ये नहीं चाहती थी। वो अपनी पहली बेटी को एक अच्छा बचपन देना चाहती थी, अपना पूरा फोकस नूर पर करना चाहती थी। कुछ सालों तक सिर्फ नूर को अपना प्यार देना चाहती थी, पर अब वो फिर से प्रेग्नेंट थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था। ये चीज उसके दिमाग से ऊपर जा रही थी। वो तुरंत बोली, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। निर्भय जानता था इस वक्त उसे खुद को हैंडल करने की जरूरत है। वो कितना भी समझा दे, पर पलक खुद जब तक रेडी नहीं हो जाएगी तब तक ये चीज उसे परेशान करेगी ही करेगी। वो खड़ा हुआ और नूर को अपने गोद में उठा लिया, पर लक ने एक नजर नूर को देखा पर कुछ कहा नहीं। वो नूर को लेकर चला गया और डॉक्टर की बातें उसके जहन में चलने लगी। उन्होंने कहा था पलक को इस मोमेंट पर समझने की जरूरत है। भले ही ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर पलक को ये चीज हैंडल करनी पड़ेगी। ऐसा हुआ कि उसने इस चीज को गलत समझ लिया, या फिर इस चीज के बारे में बहुत सोचा तो हो सकता है उसका मिसकराज हो जाए, और ये मिसकराज कोई नॉर्मल मिसकराज नहीं होगा। इससे उसे बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत। निर्भय जानता था अगर उसने ज्यादा सोचा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो इस प्रेगनेंसी को लेकर खुश था या फिर तैयार था, पर वो इस प्रेगनेंसी से नाराज भी नहीं था। वो उसकी औलाद थी, वो इसी से नफरत नहीं कर सकता था। जानता था कि गलती दोनों तरफ से हुई है, पलक से भी और उससे भी, पर उसे इस चीज को हैंडल करना ही था। और फिर अनायास ही उसके दिमाग में निवेद जी के साथ बैठे उस पंडित की बात दौड़ गई। उन्होंने कहा था निर्भय के 4 बच्चे होंगे। वो धीरे से बोला, इतनी जल्दी होंगे ये तो नहीं बोला था। और फिर उसने नूर की तरफ देखा, जो अपने बाप को बड़े प्यार से देख रही थी। वो उसके गाल पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, तब तो तुम्हारी 2 शादियां भी जल्दी हो जाएगी। हम दोनों को संभालना पड़ेगा बेटा। वेरी सेड। और वो मुस्कुरा दी जैसे अपने आप की हालत समझ गई हो। ब्लेक विला। रात के 10 बजे बज चुके थे और पलक को अकेले छोड़े लगभग आधा घंटा निर्भय ने नूर को सुला दिया था। वो उसे जिया के पास कुछ देर के लिए छोड़कर अपने कमरे में चला आया था। जब वो कमरे में आया तो देखा पलक खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ था, जैसे वो चांद को देख रही हो। हाथ सीने के आगे बांधते हुए थे और ठंडी हवा कमरे में आ रही थी, जिससे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। निर्भय उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और पलक बिना किसी भाव के धीरे से बोली, कैसे होगा ये सब? निर्भय ने उसके कंधों पर हाथ रखे और कंधों से होते हुए वो हाथ नीचे चले आ रहे थे। उसने पलक की बाहों पर अपनी बाहें लपेट ली और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए बोला, आराम से होगा सब। वो आसमान की तरफ ही देख रही थी और निर्भय ने ऐसे ही धीरे और प्यार भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है। नूर छोटी है, एक साथ 2 बच्चों को संभालना, अपना करियर जो तुमने बीच में छोड़ दिया उसका क्या होगा? कि तुम इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ संभाल पाओगी? क्या तुम इन सबको एक साथ हैंडल कर पाओगी? पर फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो। इन सारी जिम्मेदारियों को मैं तुम्हारे साथ हैंडल करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये बच्चे मेरे हैं। मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं इन सब में तुम्हारा साथ दूं। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा मेरा फर्ज है। तुम तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करोगी इस बच्चे को जन्म देकर, पर उसके बाद की जिम्मेदारियां मेरी ही है ना? मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। पलक ने चुपचाप पलटकर उसे गले लगा लिया। वो ऐसे ही कहीं खोकर बोली, तुमने नूर को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहते थे। तुम मुझे अपनी माँ की जगह और नूर को नियम की जगह देख रहे थे। नार्भा ने गहरी सांस ली और फिर बोला, जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे दिमाग में बस तुम्हारा रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जब तुमने बोला था कि तुम्हें पता ही नहीं है कि इस बच्चे का बाप है कौन, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अगर मैंने इस बच्चे को अपना नाम नहीं दिया तो इसके ऊपर एक नाम लग जाएगा जो नाजायज होगा,
और मैं अपनी ही औलाद को नाजायज का थप्पड़ नहीं लगने दे सकता। मैं जानता हूँ मेरी माँ के साथ क्या हुआ। अगर डैड उन्हें टाइम पर संभाल ना लेते तो नियम को भी नाजायज का नाम मिल जाता। और मैं निवेद नोमानी की तरह बनना चाहता हूँ जो जिंदगी देना जानते हैं, अमन नोमानी नहीं जो बस बर्बाद करना जानते हैं। पलक खामोशी से सुनती रही और निर्भय वैसे ही बोलता रहा। लोग मुझसे डरते हैं, उन्हें लगता है निर्भय नोमानी को बर्बाद करना आता है, पर मैं जानता हूँ बचाना क्या होता है। मेरी माँ कहा करती थी बचाने की ताकत जिसके पास होती है वो बर्बाद करने वाले के पास नहीं होती। बचाने वाला हमेशा ताकतवर होता है, और मैं वो बचाने वाला बनना चाहता था। मैंने इसलिए तुमसे शादी की। मैं जानता था शादी के बाद अगर तुम मेरे साथ ना भी रहो तब भी कम से कम नूर को तो नाजायज का नाम नहीं मिलेगा, कम से कम उसके पास तो बाप का नाम रहेगा। और खुश हूं कि उसे उसके बाप का नाम मिला है। वो निर्भय नोमानी की औलाद है और निर्भय नोमानी ने उसे नाम दिया है। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, जैसे मेरा बचपन बीता है। मैं अपने माँ और बाप के बीच लड़ाया झगड़ा देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। अपनी माँ के आंसू देखे हैं मैंने। मैं नहीं चाहता नूर की जिंदगी वैसी ही बीते। मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, और मेरे आने वाले हर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। पलक के जैसे ही उसकी आखिरी लाइन सुनी, एकदम से उससे अलग होते हुए बोली, हर बच्चा मतलब कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? निर्भय अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, 4 बच्चे लिखे हैं ना मेरी कुंडली में। एक तो नूर है, दूसरा आने वाला है, मतलब 2 और आएंगे अभी। पलक ने एकदम से उसके कंधे पर चपेट लगाए। निर्भय को हल्की सी हंसी आ गई। ये पहली बार ऐसे मोमेंट्स थे जो दोनों साथ जी रहे थे, काफी प्यारे। पलक उसके वापस गले लग चुकी थी पर अनायास ही बोली, नूर कहाँ है? वो उसे फिर से शांत करते हुए बोला, सो गई थी तो जिया के पास छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। पलक ने उसे आगे कुछ भी नहीं था, वो वैसे ही उसके सीने के लगे हुए थी और निर्भय ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसके पेट की तरफ देखा। पलक ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और फिर अपने पेट की तरफ देखा। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और बड़े प्यार से अपने पेट को सहलाते हुए बोली, तुम अनएक्सपेक्टेड हो, अनवांटेड नहीं। मैं जानती हूँ जिस हालत में मैं थी, मैंने कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो तुम्हें बुरी लगी होगी, बट ट्रस्ट भी, मम्मा लव्स यू। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अबॉर्शन नहीं कराती, अगर हो पता तब भी नहीं। अपने अंदर पल रही जान को भला मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? तुम्हें डरा दिया ना मम्मा ने? आई एम रियली सॉरी। निर्भय ने भी उसे ऐसे देखकर उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, पापा अल्सो लव यू। उसकी बात सुनकर पलक ने वापस सिर उठाकर उसे देखा और बोली, डॉक्टर ने बताया मैं कितने टाइम से प्रेग्नेंट हूँ? निर्भय ने ना में सिर हिलाकर कहा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पलक तुरंत बोली, तो मैं मितू वाले हॉस्पिटल चली जाऊं? मेरी उसके साथ ज्यादा बनती है, प्लीज। निर्भय को अचानक याद आया कि उसने मितू से क्या कहा था। लोगों फिर भी बोला, ठीक है। वो उसे वहां से वे गया और पलक मुस्कुराकर उसके साथ चल दी। वो दोनों बाहर आ गए थे। जिया नूर को लिए बैठी थी। पलक ने आकर उसके हाथ से नूर को लिया और धीरे से उसके माथे को चुमा, फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली को चूम लिया। नूर जैसे अपनी माँ की छुअन महसूस कर गई, उसके चेहरे पर और सुकून आ गया था। वो पलक के सीने की तरफ करवट लेकर सो गई। पलक ने प्यार से उसकी जरा पकड़ मजबूत की और फिर वापस उसे कमरे में ले आए। ये रात उसके लिए सच में सुकून भरी बीती थी। उसे निर्भय के सपोर्ट की जरूरत थी जो उसे मिल रहा था। मेंटली शायद वो इतनी जल्दी इस चीज के लिए प्रिपेयर न होती, पर फिर भी एक दिलासा था कि वो अकेली नहीं है। जब नूर की प्रेगनेंसी के बारे में उसे पता चला था तो वो बहुत घबरा गई थी। उसके साथ उस बच्चे का बाप नहीं था। उसे ये पता तक नहीं था कि उस बच्चे का बाप है कौन। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो 1 महीना उसने कैसे बताया था सिर्फ वही जानती है, पर अब वो खुश थी। वो प्रेग्नेंट थी, इस बच्चे का बाप उसके साथ था, और वो मैरिड थी। उसे डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। उसे डर नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन होगा। उसे डर नहीं था कि ये नाजायज कहलाएगा। हाँ, वो डर गई थी, पर यह डर उसकी खुशी पर ज्यादा देर तक भारी न रह सका। वो वैसे ही नूर को लिए सो गई थी और निर्भय उन दोनों के पास लेटा काफी देर तक पलक के चेहरे को देखता रहा। हाँ, उसने कन्फेशन कर दिया था, पर वो जानता नहीं था कि वो पलक से कितना प्यार करता है। पर आज जिस तरह पलक रिएक्ट करके रोई थी, उसके बाद उस बच्चे से माफी मांगना, वो इतना तो समझ चुका था कि उसके प्यार की कोई हद ही नहीं। उसे हर पल में पलक पर प्यार बढ़ता रहेगा, पर काम नहीं होगा। और इन्हें सारी सोच में वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह अचानक से एक मीटिंग के लिए उसे जाना पड़ गया। वो दिल्ली से बाहर जा रहा था। उसकी सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। 4 बजे उसके पास कॉल आया था।
वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रहा था क्योंकि उसे पलक के साथ हॉस्पिटल जाना था, पर पलक ने ही उससे कहा कि वो चली जाएगी। राका और दैनिक सब लोग यहाँ हैं और फिर उसे मितू के पास ही तो जाना है, तो निर्भय आराम से जाए। निर्भय का बिल्कुल जाने का मन नहीं था, पर पलक की जिद की वजह से उसे जाना पड़ रहा था और मीटिंग इम्पोर्टेंट भी थी, पर वो कहकर गया था कि वो शाम होने से पहले ही लौट आएगा। उसने जाने से पहले आने वाली फ्लाइट्स चेक कर ली थी। वो 6 बजे अपने घर से निकल चुका था। उसके जाने के बाद पलक ने आराम से नाश्ता किया, नूर को रेडी किया, खुद रेडी हुई और राका के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। इस पूरे वक्त में राका उसके साथ था। वो हॉस्पिटल आई और मितू से मिली तो पहले तो उसे हंसी आई, फिर वो काफी खुश हुई कि चलो जो कुछ भी हुआ हो, कम से कम निर्भय और पलक के बीच का रिश्ता तो ठीक हुआ। उन दोनों की जिंदगी में एक और मेहमान आने वाला था। वो दोनों एक और बेहद प्यारी जान को जन्म देने वाले थे। शायद अब जो बचे कुचे हाल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मितू ने पलक का अच्छे से चेकअप किया, फिर नूर का भी साथ में चेकअप कर लिया। वो तो काफी हेल्दी थी। इनफैक्ट उसके इतना हेल्दी होने से मितू को हमेशा दिक्कत रहती थी। वो हमेशा कहती थी कि नूर इतनी ज्यादा हेल्दी कैसे है, पर खुश भी थी कि नूर पलक की तरह पतली दुबली नहीं थी। पलक का अच्छे से चेकअप करने के बाद उसने बताया कि पलक 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसे काफी जल्दी पता चल गया था। शायद वो उल्टियां, फिर चक्कर आना और कहीं ना कहीं उसका शक। काफी जल्दी ये बात पता चल गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। मितू ने उससे कहा था कि फिलहाल वो कमजोर है क्योंकि उसने अभी ही नूर को जन्म दिया था, तो उसे अच्छे से अपने खाने पीने का, दवाइयों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो नूर को फीड भी आगे 4 या 5 महीने ही कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद उसे नूर को फिट करना बंद करना पड़ेगा। पलक समझ रही थी और वो सब कुछ जानती थी कि उसे पाउडर मिल्क शुरू करना चाहिए नूर के लिए। नूर काफी हेल्दी थी और जितनी जरूरत थी शायद पलक उसे 6 महीना में उतना पूरा उसका हिस्सा दे पाए। इस बात से वो थोड़ी परेशान तो थोड़ी खुशी थी। सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद, पलक की मेडिसिन चेंज करने के बाद, नूर का ब्लड टेस्ट करने के बाद मितू ने उसे फ्री कर दिया था। अभी सुबह के 11 बजे बज चुके थे। वो मितू और नूर को लेकर कैबिन से बाहर आई, पर बाहर खड़े इंसान को देखकर हैरान रह गई। वो धीरे से बुदबुदाई, दादाजी। हाँ, सामने धनराज शेखावत खड़े थे। दिल्ली हॉस्पिटल में धनराज शेखावत कुछ पलों तक पलक को घूरते रहे, फिर उनकी नजर उनके हाथ में पकड़ी उसे बच्ची पर चली गई, जो काफी प्यारी थी और धनराज जी को देखकर काफी खुश भी हो रही थी। वो मुस्कुराए। उन्होंने एकदम से पलक के हाथ से उस बच्ची को ले लिया। पलक कुछ भी नहीं कह पाए। उसे लगा शायद वो इस बच्ची पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, शायद वो इस बच्ची को अपनी गोद में लेना चाहते हैं। पर फिर भी वो डरी नजरों से उन्हें देखने लगी, मगर 2 पल नहीं लगे थे कि धनराज जी उस बच्ची को लेकर पलट चल दिए। पलक हैरानी से उन्हें देखने लगी और वो चल पड़े। पलक एकदम से उनके पास भागकर आते हुए चिल्लाई, दादाजी आप नूर को कहाँ लेकर जा रहे? वो बोलती इससे पहले ही उनके गार्ड्स में पलक को पकड़ लिया। पलक ने हैरानी से गार्ड्स को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। धनराज शेखावत नूर को लेकर कहाँ जा रहे थे और पलक को ऐसे क्यों पकड़ा गया था? मितू भी हैरानी से वो सब देखते हुए एकदम से आगे आकर बोली, मिस्टर शेखावत आप ये नहीं कर सकते। आप नूर को कहाँ लेकर जा रहे हैं और पलक को ऐसे क्यों पकड़ा गया है? छोड़िए पलक को, अपने गार्ड से कहिए वो पलक को छोड़ें। धनराज जी वापस पलक की तरफ पलटे, फिर मितू को घूरते हुए कहा, ये लड़की बेशर्म है। ये शादी से पहले ही ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हमारे खानदान का नाम बदनाम कर दिया इसने मॉडलिंग इंडस्ट्री में आकर। हमारे खानदान का वारिस तो नहीं बन पाई, पर मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे खानदान को वारिस दिया। ये बच्ची हमारे खानदान का वारिस है और हम इस पर पलक की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते। भले ही पलक ने इसे जन्म दिया, पर यह हमारे खानदान का वारिस है और हम नहीं चाहते कि ये एक ऐसी संगत में पले जहां इसे पलक जैसी मां मिले, इसीलिए ले जा रहे हैं। पलक लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी। मितू भी कोशिश कर रही थी नूर को उनके हाथ से लेने की, पर उसे भी गार्ड्स ने पकड़ लिया था। पलक लगभग रोते हुए चिल्लाई, दादाजी आप गलत कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप मेरी बच्ची को लेकर जा रहे हैं। आपको लग रहा है आप पलक शेखावत की औलाद को लेकर जा रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं वो निर्भय नोमानी की औलाद है। अगर उसे पता चला कि आप इसे ले गए हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये उसकी औलाद है, वो कभी इसे खुद से दूर नहीं होने देगा। पालक के इतना कहते ही एक बार फिर से धनराज जी उसकी तरफ पलटे और लगभग घरचते हुए बोले, डरते नहीं हैं हम निर्भय नोमानी से। होगी उसकी औलाद, पर ये वारिस है हमारा। निर्भय नोमानी इसे छू तक नहीं सकता। वो इतना बोलकर एकदम से जाने को पलटे ही थे कि उनके कदम रुक गए।
सामने खड़े शख्स को देखकर उनका चेहरा, जिस पर अभी गुस्से के भाव थे, वो ठंडा पड़ चुका था। ऐसा नहीं था कि वो डर गए थे, पर वो गुस्सा चला गया था। वो बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े शख्स को देख रहे थे और सामने कोई और नहीं, निर्भय नोमानी खड़ा था। निर्भय के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ठंडा थे। उसने बिना किसी भाव के चुपचाप धनराज शेखावत की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। वो धनराज शेखावत के बेहद करीब आकर रुका। दोनों की नजरें दूसरे पर जमी हुई थी। पलक की आंखों में आंसू थे और उसे गार्ड ने पकड़ रखा था। निर्भय ने चुपचाप अपने हाथ आगे किए। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसकी नजरें नूर पर नहीं थी। उसकी नजरें बस धनराज शेखावत को घूर रही थी। वो भले ही शांत लग रहा था, पर नजरें इतनी डरावनी, जैसे खड़े खड़े वो धनराज जी को मार डालेगा। पता नहीं क्या हुआ कि धनराज शेखावत ने अपने आप नूर को निर्भय के हाथों में दे दिया। निर्भय ने अपनी बच्ची को नजर झुकाकर देखा। अपने बाप को पहचानते हुए वो एकदम से मुस्कुराई और अपने हाथों को हल्का सा ऊपर उठाया। निर्भय में प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर धनराज शेखावत के पीछे खड़ी पलक को देखा, जिसे गार्ड्स ने पकड़ रखा था। वो रो रही थी, आंखों में आंसू थे और छूटने की जद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने तुरंत पलक को छोड़ दिया। पलक भागकर उसके पास आए। निर्भय ने एकदम से उसे गले लगा लिया। एक हाथ में नूर थी और दूसरे हाथ से वो पलक को गले लगाए खड़ा था। पलक ने नूर को अपनी गोद में लिया और उसे छूने लगी। तुमने लगी। उसने नूर को अपने सीने से लगा लिया और नूर माँ का प्यार समझ ना पाई और रोना शुरू कर दिया। निर्भय ने धनराज शेखावत को देखा, फिर अपने पीछे आ रहे राका की तरफ देखकर बड़ी शांत और सर्द आवाज में कहा, लेकर जाओ। राका ने हाँ में फिर हिलाया और उसने पलक को चलने का इशारा किया। पलक ने निर्भय की तरफ देखा, जो धनराज शेखावत को देख रहा था। वो धीरे से बोला, जाओ, वरना अंजाम इतना बुरा देखने को मिलेगा कि रुकने पर पछतावा होगा। पलक की आंखें बड़ी हुई। उसे डर लगा। उसने एक नज़र धनराज शेखावत को देखा और चुपचाप उस बच्ची को लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद निर्भय ने मितू की तरफ देखा। उसे भी गार्ड ने पकड़ रखा था, पर जब पलक को छोड़ा तो उसे भी छोड़ दिया था। उसने निर्भय को बिना किसी भाव के देखा और फिर निर्भय ने वापस धनराज शेखावत की तरफ देखते हुए कहा, जितने भी लोग अस्पताल स्टाफ हैं यहां से जा सकते हैं। मितू समझ गई ये बात उसके लिए थी। वो वहां से चली गई और उसके साथ ही जितने भी लोग यहाँ दूसरे थे वो सब यहाँ से जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ धनराज शेखावत और उसके गार्ड थे। निर्भय एक और कदम उनके करीब आया। अब उनके बीच जरा भी फासला नहीं था। उसने बिना किसी की परवाह के अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उठा के उसके ऊपर तुरंत बंदूक तान दी गई। पर वो, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो, उसने उन्हें रोकने के लिए हाथ नहीं उठाया था। वो उनके कंधे को झड़ते हुए बड़ी सर्द आवाज में और करीब होकर बोला, मेरी बेटी को छुआ इसलिए शांत खड़ा हूं। उसे लेकर अस्पताल से बाहर कदम रखा होता तो जान निकल सकती थी, पर अफसोस गलती तो तुम फिर भी कर चुके हो, पलक को चोट पहुंचाकर, जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। धनराज शेखावत उसे घूरते हुए वैसे ही अपने दांत पीसने वाले लहजे में बोले, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा? तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। वो बोल ही रहे थे कि निर्भय ने उनकी बात काटते हुए वैसे ही कहा, मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं ये मुझे दूसरों से जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने ये गलतफहमी पाली ही है तो इसे मैं दूर कर देता हूं। और उसने एक चुटकी बजाई और तुरंत उसके गार्ड्स दरवाजे से इंटर हुए। वो गार्ड्स इतने सारे थे कि धनराज शेखावत के गार्ड्स तुरंत अपनी गन नीचे कर चुके थे। निर्भय के गार्ड्स अब धनराज शेखावत के ऊपर और उसने गार्ड्स के ऊपर अपनी गन तान चुके थे। धनराज जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो अपने आसपास देखने लगे या फिर वापस निर्भय की तरफ देखते। वो डरा रहे थे और निर्भय अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, डराना मेरी फितरत में नहीं, मैं सीधा एक्शन करता हूं। और उसने एकदम से धनराज शेखावत का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ा। वो पहले से बेहद बुजुर्ग थे, लाठी के सहारे थे और निर्भय के ये करते ही वो एकदम से नीचे गिरे। गार्ड्स उसे रोकने आने को हुए पर वो रोक नहीं पाए क्योंकि निर्भय के गार्ड बीच में थे। निर्भय धनराज शेखावत के पास जमीन पर अपने पंजों के बल बैठा और उनके कपड़े को धीरे धीरे झड़ते हुए कहने लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है। मुझे तरस नहीं आता और उन लोगों पर बिल्कुल नहीं आता जो मुझे या मेरे अपनों को चोट पहुंचाने की कोशिश करें। मेरी प्रेग्नेंट बीवी को चोट पहुंचाए, तुम्हारी वजह से वो रोई है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आई डोंट केयर कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम्हारी क्या उम्र है। धनराज जी हैरान थे। पलक प्रेग्नेंट थी फिर से। वो कंफ्यूजन में निर्भय को देख रहे थे और निर्भय ने खड़े होते हुए कहा, आज वो रोई है इसीलिए जमीन पर हो। अगली बार उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जमीन पर धनराज नाम नहीं दिखेगा।
निर्भय नोमानी को एक नाम समझने की गलती मत करना। मैं वो शैतान हूं जो जन्नत से तुम्हारा पैर पकड़कर तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है। गोट इट? निर्भय जाने के लिए पलटा पर अचानक रुका और वापस धनराज जी की तरफ देखते हुए बोला, और इतना ही शौक है अपने वारिस को अपने घर ले जाने का तो अपने असली वारिस के पास जाओ। माहिर मकवाना को पकड़ो और उसे अपने घर में ले जाकर सजाओ। मेरी बेटी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद उसकी तरफ देखना तो दूर, उसके बारे में दिमाग में भी ख्याल लाए तो जिंदा नहीं बचोगे। वो इतना बोल वहां से चला गया और निर्भय के गार्ड्स ने उन गार्ड्स को लगभग मारना शुरू कर दिया था। वहां दंगा होता देखकर वहां के गार्ड्स भी उन्हें रोकने आ गए थे। उन्होंने उन्हें रोक तो लिया था पर गार्ड्स की हालत तो कुछ ही पलों में खराब हो ही चुकी थी। निर्भय के गार्ड्स उसके पीछे ही वापस चल दिए थे। निर्भय गाड़ी में आकर बैठा। पलक नूर को लिए बैठी थी। नूर चुप हो चुकी थी। निर्भय गाड़ी में आया तो पलक ने एकदम से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या किया तुमने उनके साथ? वो ठीक है ना? और वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने कहा, उस परिवार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ना ये इंसान तुम्हारा कोई लगता है ना वो खानदान। तुम नोमानी खानदान की बहू हो, निर्भय नोमानी की बीवी हो और अब मेरे बच्चों की माँ। तुम्हारा लेना देना सिर्फ मेरे परिवार से है। पलक कुछ भी नहीं बोली। जानती थी निर्भय गुस्से में है पर वो किसी और ख्याल में थी। वो एकदम से बोली, पर तुम तो दिल्ली से बाहर गए हुए थे, फिर अचानक कैसे आए? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।